प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को दिन में 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति पर कर सकते हैं चर्चा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए विशेष रेलगाड़ियों के संचालन की अनुमति देने की अपील की। कहा, देश भर में 10 मई तक चलाई गई 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ की बैठक। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की आवाजाही को बिना बाधा के सुनिश्चित किए जाने पर दिया जोर। कहा, कोरोना वायरस वॉरियर्स की सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाए जाएं सभी आवश्यक कदम। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के व्यापक अभियान वंदे भारत के तहत नागरिकों की वतन वापसी जारी। सिंगापुर से 243 यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विमान। लंदन और दोहा से भी वापस लौटे भारतीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले चरण में मालदीव में फंसे 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंचा आईएनएस जलाश्व। आईएनएस मगर 200 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए पहुंचा मालदीव की राजधानी माले। लॉकडाउन के बाद विनिर्माण उद्योग को दोबारा शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना के बाद औद्योगिक खतरों को कम करने पर एनडीएमए का विशेष जोर। देश में कोरोना संक्रमण के 41,472 सक्रिय मामले, 19,357 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जबकि 2,109 मरीजों की मौत। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 40,51,000। मरने वालों की संख्या पहुंची 2,79,000 के पार। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से करीब 80,000 लोगों की मौत। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी 5वीं बैठक होगी। पीएमओ इंडिया ने एक ट्वीट के जरिए बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। पीएम मोदी ने विभिन्न अवसरों पर कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच निकट सहयोग से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी मुलाकात 27 अप्रैल को हुई थी। लॉकडाउन में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधों में ढील देने के बाद ये उनकी पहली बैठक होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। इस वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। उनको घर वापस भेजने के लिए बीते कुछ दिनों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों के मुताबिक रेलवे बेहद कम समय के नोटिस पर प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए बीते 6 दिनों से तैयार है। मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि अपने फंसे श्रमिकों को निकालने और वापस लाने की अनुमति दें, ताकि अगले 3-4 दिनों में हम उन सभी को वापस घर पहुंचा सकें। देश भर में फंसे श्रमिकों को घर वापस पहुंचाने के लिए रेलवे ने अभी तक 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। 1 मई से अब तक देश में 366 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी हैं। राज्य सरकारों के साथ समन्वय के बाद ही रेलवे इन स्पेशल रेलगाड़ियों को चला रही है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में चेयरमैन रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव ने कहा कि देश में फंसे सभी श्रमिकों को उनके राज्य सुरक्षित वापस पहुंचाया जाएगा और किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय जो एक स्थिति बनी है
उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी रुकी हुई है और उसकी वजह से जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रदेश में जाना चाहते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने जो 1 मई को जो श्रमिक दिवस है उस दिन से एक श्रमिक स्पेशल चलाने का निर्णय लिया और 1 तारीख से लेके आज तक हमने 350 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई। 4 लाख से ज़्यादा जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई हैं उनको हमने उनके गंतव्य स्थान उनके प्रदेश में पहुंचाने का काम पूरा किया और इसके लिए जो हमारे राज्य सरकारें हैं उनके साथ एक समन्वय बना के जहाँ पे हमारे श्रमिक भाई रह रहे हैं और जहाँ उनको जाना है, जिसको कि हम कहते हैं कि सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट, इनके साथ एक पूरा तारतम्य बना के और हमने ट्रेनें चलाई। और ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अभिषेक सिंह से। अभिषेक, लगातार रेलवे की तरफ से ये प्रयास है कि जो भी श्रमिक लॉकडाउन के दौरान जहां तहां फंसे हुए हैं उनको उनके गृह राज्यों उनके घरों तक पहुंचाने के इंतजाम किए जाएं। पीयूष गोयल ने भी सभी राज्यों से इस अवसर पर सहयोग की अपील की है। किस तरह की तैयारी है रेलवे की? बिल्कुल नवीन, देखिए जिस तरीके से 4 मई को होम मिनिस्ट्री का दिशा निर्देश आया था कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उन्हें उनके जो राज्य है वहां तक पहुंच, तो उसको लेकर के रेलवे ने ये किया, गाइडलाइंस को फॉलो किया। 2 राज्यों के बीच जो समन्वय होता है कि जहां से जो सेंडिंग और रिसीविंग जो 2 राज्य हैं उन दोनों के बीच में समन्वय अगर होता है तो रेलवे ये जो इस चीज को लेकर के जो है अपनी ओर से उसको फैसिलिटेट करेगी। तो रेलवे अभी तक जो है 4 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो उनके गंतव्य स्टेशनों तक पहुंचा चुकी है, एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंचा चुकी है। और अभी भी रेलवे जो है लगातार ये रिक्वेस्ट ले रही है जो भी समन्वय जिन राज्यों के बीच में बैठ रही है उनके बीच में कि वो उनके पास आए और रेलवे उनको उसी तरीके से फैसिलिटेट कर रही है। साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग का चीज है उसको रेलवे पूरी तरीके से फॉलो कर रही है। यहाँ तक कि यात्रियों को ट्रेन के अंदर खाना पानी देने से के अलावा उनकी जो पूरी जांच प्रक्रिया है उसको भी रेलवे पूरी तरीके से निभा रही है। अगर देखा जाए तो आज के दिन में भी जो है तकरीबन 55 से 56 जो है वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और लगातार अभी आगे के लिए भी जो है वो प्लानिंग है, जहां पे समन्वय बैठा है कि लगातार रोजाना जो है वो 30 से 40 जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो 2 राज्यों के बीच में चलाई जाएगी। तो आने वाले दिनों में भी जो प्रवासी मजदूर जहां फंसे हुए हैं उनको उनके जो राज्य है वहां पर पहुंचाने का रेलवे काम करेगी। अभिषेक, लगातार रेलवे की तरफ से कोशिशें बावजूद इसके जिस तरह से जो श्रमिक हैं अपने घर जाना चाहते हैं और उनकी ये मांग है कि उनको उनके घरों तक पहुंचाया जाए, तो रेलवे एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। क्योंकि इस दौरान जो लॉकडाउन है उसमें अगर रेलवे ना होती तो सोचिए क्या होता कि रेल अगर नहीं चलती तो लोग कैसे अपने घरों तक पहुंचते, क्योंकि दूर दराज तक बसों तक पहुंचाना लोगों को संभव नहीं है। तो अभिषेक, किस तरह की राज्यों के साथ चर्चा होनी है, किस तरह का समन्वय राज्यों के साथ बनना है कि जिससे श्रमिकों को कम से कम असुविधा हो और वो जल्द से जल्द अपने घरों तक लौट सके? बिल्कुल नदीम, देखिए जिस तरीके से रेलवे जो है भारत की सबसे बड़ी जो परिवहन का माध्यम है, देश में जो रोजाना जो सामान्य दिनों में 2 से 2.5 करोड़ लोग जो है वो रेलवे का उपयोग करते हैं अपने सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक जाने के लिए। ऐसे में लॉकडाउन के बीच रेलवे ने जो सवारी रेलगाड़ियां वो तो जरूर रद्द की, लेकिन जो मालगाड़ियां हैं, जो स्पेशल पार्सल ट्रेन है ताकि जरूरी सामानों की आपूर्ति होती रहे, वो उसको सुनिश्चित किया ताकि देश में कहीं भी अनाज का, पेट्रोलियम का, कोयले का या जो जरूरी सामान है, दवाइयों का, मेडिकल इक्विपमेंट का, इनकी कोई दिक्कत ना हो। और रेलवे ने लगातार ये सुनिश्चित कर इस चीज को पूरा किया कि पूरे देश के अंदर ये चीज पहुंच सके। अब रही बात जहां तक कि प्रवासी मजदूरों की, तो वहां पर भी रेलवे ने होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो किया और रोजाना जो भी रेलवे अपने स्टाफ के द्वारा, अपने कर्मचारियों के द्वारा यहाँ भी श्रमिक जो फंसे हुए हैं, जो भी किसी जगह पे क्वारंटाइन किए गए लॉकडाउन शुरू होने के बाद से, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात या साउथ के कई राज्य हैं, तो वहां से उन श्रमिकों को कैसे उनके डेस्टिनेशन स्टेट तक पहुंचाया जाए, इस चीज को रेलवे ने बहुत बखूबी निभाया है अभी तक। और 366 ट्रेनें ये कम नहीं होती है, क्योंकि 2 राज्यों के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, और उस कोऑर्डिनेशन के बाद जो है रेलवे को अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है रेलवे ने सिर्फ 15% रखा है। क्योंकि जो ट्रेन अगर मान लीजिए तेलंगाना से कोई ट्रेन जा रही है, बिहार जा रही है, पटना जा रही है या झारखंड जा रही है, तो वैसे में
रेलवे जो है सिर्फ 15% जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का है वो ले रही है, जो कि जरूरी है, और वापसी में वो ट्रेन जो है वो बिल्कुल खाली आ रही। तो रेलवे की काफी बड़ी भूमिका रही है श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने में। नदीम जी बिल्कुल। तो अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो रेलवे लगातार प्रयासरत है कि कैसे जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनको उनके गंतव्य स्थानों तक या उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के प्रमुख सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वंदे भारत के तहत विदेश से भारतीयों के लौटने पर राज्यों के सहयोग का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, जिससे 3.5 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगर तक पहुंचाया गया। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में रेलवे विभाग की मदद करें। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कोरोना योद्धाओं की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कैबिनेट सचिव की राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों ने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। राज्यों के मुख्य सचिव जहां कोरोना से सुरक्षा की आवश्यकता है, वहीं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। वंदे भारत के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के व्यापक अभियान जारी है। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के कई देशों में भी लॉकडाउन कर दिया गया था। इसकी वजह से विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीयों के बेरोजगार होने के बाद उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। इसके साथ ही कई लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने या घूमने के लिए विदेश गए थे, जो लॉकडाउन के बाद वहां फंस कर रह गए थे। इस मिशन के जरिए केंद्र सरकार ऐसे ही लोगों को भारत वापस ला रही है, जो कोरोना संकट के इस दौर में विदेश में ही फंस गए हैं। रविवार की दोपहर सिंगापुर की उड़ान मुंबई पहुंची। वंदे भारत अभियान के तहत इस विमान के जरिए 243 यात्रियों को भारत लाया गया। फिलीपींस से भी भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। वहां फंसे लोगों ने दोनों सरकारों का शुक्रिया अदा किया। Since we entered, the lockdown began, and then we got stranded on an island called Palawan. Finding our way from there has been a journey, but with the help of Department of Tourism, we got into Manila, and the Indian Embassy helped us with the on-ground transport, and we got into a hotel. Today, we are actually taking the first flight out of Manila and getting into Bombay. It's the first flight out of the Philippines with the Vande Bharat mission. Indian Embassy in Philippines has helped us a lot to arrange everything on time, make sure that everybody is able to get into the airport, take the flight with the health screening and everything. They have arranged for special buses to pick up the students. All the family members are waiting for us at our home, eagerly waiting to reach there. Thanks a lot, Indian Embassy. Thanks a lot. Thank you. Without you, it was not possible. और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भी फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का प्रयास तेजी से चल रहा है। ताशकंद में फंसे भारतीय वापस अपने देश आने की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग के लिए उज्बेकिस्तान सरकार का भी आभार जताया है। इसके अलावा रविवार तड़के लंदन से एयर इंडिया का विशेष विमान मुंबई पहुंचा। विदेश से लाए गए इन नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इनमें केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत कई और राज्यों के नागरिक शामिल हैं। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व 698 भारतीयों को लेकर कोच्चि पहुंच गया। वहीं आईएनएस मगर से 200 भारतीय नागरिकों को मालदीव के माले से लाया जाएगा। नौसेना के इस कदम की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तारीफ की और धन्यवाद दिया।
कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में फंसे भारतीयों को अपनी धरती पर लाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। नभ मार्ग के साथ साथ अब जल मार्ग से भी भारतीयों की वापसी होनी शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत INS जलाश्व आज मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर सुबह करीब 9 बजे के आसपास कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट पहुंचा। इन लोगों में 400 लोग केरल के हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए करीब 2000 भारतीयों को मालदीव से 4 जहाजों में वापस लाया जाएगा। माले में भारतीय उच्चायोग ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद ली है। चिकित्सा और आपात स्थिति के जरूरतमंदों, फंसे हुए पर्यटकों, गर्भवती महिलाओं और बेरोजगार प्रवासी कामगारों को प्राथमिकता दी गई है। कोरोना संकट के बीच समुद्र की लहरों से उम्मीद लेकर भारतीय नौसेना का INS जलाश्व वो युद्ध पोत है जो मुसीबत की इस घड़ी में मालदीव में फंसे 698 भारतीयों के लिए एक बड़ा संकट मोचक साबित हुआ है और उनकी वतन वापसी कराई है। INS जलाश्व के जरिए मालदीव से 595 पुरुष और 103 महिलाएं लौटे हैं। इनमें 19 गर्भवती महिलाएं भी हैं। नौसेना करीब 2000 लोगों को वापस लाने के लिए INS जलाश्व और INS मगर के जरिए ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं INS मगर रविवार को माले से रवाना होगा, जो 200 भारतीयों को लेकर 2 दिन बाद पहुंचेगा। आपको बता दें कि भारतीयों की घर वापसी से पहले लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया है। सभी के स्वास्थ्य की जांच की गई है। लोगों को वतन लाते समय संक्रमण न फैले, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। नौसैनिक पोतों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के साथ साथ दूसरे एहतियात भी बरत रहे हैं। जहाज पर चढ़ने से पहले और भारत लौटने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और फिर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज INS मगर मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोच्चि के लिए रवाना होगा। लॉकडाउन के दौरान भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा मांगी गई मदद के अनुरोधों के जवाब में भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में भारतीय नौसेना जहाज केसरी को भेजा है, जिसमें 2 चिकित्सा सहायता टीमों के साथ साथ आवश्यक दवाओं और खाद्य सामग्री की खेप है। चिकित्सा सहायता टीमें मॉरिशस और कोमोरोस में रहेंगी, जहां वो कोरोना वायरस की आपात स्थिति और डेंगू बुखार से निपटने में स्थानीय सरकार की मदद करेंगी। इसके अलावा जहाज कोविड-19 से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स में पहुंचाने के साथ मालदीव में लगभग 600 टन खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध करवाएगा। साथ ही जहाज के जरिए मॉरिशस के लिए आयुर्वेदिक दवाओं की एक विशेष खेप भी भेजी जा रही है। मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए भेजी जा रही खेप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवाएं भी शामिल हैं, जो मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स को पहले ही भेजी जा चुकी हैं। अब आपको भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की जानकारी दे दें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 41,472 हो गई है, जबकि 19,357 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और 2,109 मरीजों की मौत हो गई है। तो इस तरह देश भर में अब तक कुल 62,939 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश में रिकवरी रेट 30% से अधिक है, जबकि मृत्यु दर 3.3% के पास है। तो पिछले 3 दिन का हमारा जो डबलिंग रेट है वो 12 है। हमारा जो रिकवरी रेट है वो हमारा आज 30% से ऊपर पहुंच गया है। 60,000 में से लगभग 20,000 जो हमारे मरीज़ हैं वो ठीक होकर वापस अपने घरों में चले गए हैं और हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो अभी भी
केवल 3.3% बना हुआ है। यद्यपि एक भी मृत्यु होती है तो वो बहुत कष्टदायक होती है। पिछले 24 घंटे में 10 हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं देश में जहां एक भी केस नहीं आया है। विशाखापट्टनम में एक कारखाने में गैस रिसाव की घटना के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने लॉकडाउन के बाद उद्योगों को दोबारा खोलने और कामगारों के साथ साथ संयंत्रों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों के लिए विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि कई हफ्तों तक लॉकडाउन और उद्योग बंद रहने के कारण ऐसा हो सकता है कि कुछ संचालक पहले से स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी का पालन नहीं कर रहे हों। ऐसे में विनिर्माण संयंत्रों, पाइपलाइन, वाल्व आदि में कुछ रसायन बचा हो जिससे जोखिम पैदा हो सकता है। कुछ यही बात नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों और आग पकड़ने वाली सामग्री की भंडारण सुविधाओं के साथ भी लागू होता है। कहा गया है कि उद्योगों के संचालन संबंधी सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के बाद पहले हफ्ते में प्रायोगिक तौर पर काम शुरू किया जाना चाहिए। कहा गया है कि कंपनियों को लॉकडाउन के बाद पहले ही हफ्ते से अधिक उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कारखाना परिसरों को 24 घंटे सैनिटाइज रखना चाहिए। कोरोना के दौर में आइसोलेशन का सामना कर रहे लोगों के लिए योग एक प्रमुख उपचार बनकर उभर रहा है। जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में वक्त बिताना भारी पड़ रहा है, उन्हें योग का गुर सिखाकर दिल लगाने की प्रेरणा दी जा रही है। बिहार के बेगूसराय के गढ़पुरा प्रखंड में योग से कितना मिल रहा है आइसोलेट लोगों को फायदा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। देश के विभिन्न हिस्सों से घर पहुंचने वाले लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में वक्त बिताना भारी पड़ रहा है। ऐसे लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए और तनाव से दूर रखने के लिए तरह तरह के टिप्स दिए जा रहे हैं। बिहार में एक ऐसा ही सेंटर है जहां लोगों को योग सिखाकर व्यस्त रखा जा रहा है। बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल में आदर्श मध्य विद्यालय गढ़पुरा को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें करीब 95 से ज्यादा प्रवासी लोगों को योग का गुर सिखाया जा रहा है, जिससे एक तरफ आइसोलेटेड लोगों का टाइम पास भी हो रहा है और वहीं लोग स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं। और अब देखते हैं मौसम का हाल। नमस्कार, मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए बताते हैं आपको कैसा रहेगा देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही जम्मू कश्मीर में बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वहीं बिहार पर नजर डालें तो यहाँ पर साथ ही दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन क्षेत्रों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बनी हुई है। ऐसा ही मौसम झारखंड और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी रहने की आशंका देखी जा रही है। पूर्वी राजस्थान पर नजर डालें तो यहाँ पर धूल भरी आंधी चल सकती है और 11 मई को यानी कि कल भी यहाँ पर ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है। दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है लक्षद्वीप, उसके आसपास के क्षेत्र जो साथ ही कॉमरन एरिया है, यहाँ पर सभी में मौसम के तूफानी रहने की संभावना बनी हुई है। इसलिए मौसम विभाग की मछुआरों को हिदायत है कि वो समुद्र तट में प्रवेश ना करें। देश भर में मौसम की स्थिति जानने के बाद आइए बताते हैं कैसा रहेगा आपके शहर का तापमान।
मौसम की जानकारी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो अभी आपने देखा मौसम का हाल और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।